अस्सलाम वालेकुम। 3 से 4 दिन पहले टेलीथॉन हुई जिसमें तारिक जमील साहब के दुआ को लेकर बहुत से मसले खड़े हो गए, अभी तक चल रहे हैं। उस पे थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू मेरे ख्याल में ज़रूरी थी। शुरू करते हैं बुनियादी सवाल से कि मजहबी फ़िक्र रखने वाले, दीनी फ़िक्र रखने वाले काफ़ी लोग हैं पाकिस्तान में। तो इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए तारिक जमील साहब के नाम का कुर्रा ही क्यों निकला? तो इसका जवाब ये है कि इनके तकरीबन 5.7 मिलियन फॉलोअर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। यकीनन ऐसे भी बहुत से फॉलोअर्स होंगे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सब मिला के एक बहुत बड़ा नंबर बनता है, जिसकी वजह से टीवी चैनल्स हर वक्त इनके दुआले होते हैं कि कोई थोड़ी सी प्रेजेंस इनकी मिल जाए, क्योंकि रेटिंग छत फाड़ के निकल जाती है। माजी में आपको याद होगा कि MQM इनको अपने इज्तिमात में शरीक करती रही है। मियाँ साहब इनको लेके लूर लूर फिरते रहे हैं। इमरान खान साहब की आजकल ख्वाहिश होती है कि ऐसे तमाम इवेंट्स में उनके हमराह हों। वो और बात है कि आज के बाद से ऐसे तमाम हुकूमती इवेंट्स जिसमें सिर्फ तस्वीर नहीं खींचनी, जिसमें खिताब भी करना है, उसमें तारिक जमील साहब को दावत नहीं दी जाएगी। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर बाद। पहले कुछ बुनियादी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो उस दिन दुआ में उन्होंने कहे, जिन पर एतराज़ात उठे या जिनसे मुझे ज़ाती तौर पर इख्तिलाफ है। पहली चीज़ तो ये कि आजकल अक्सर उलमा इसको कोरोना को अल्लाह का अजाब करार दे रहे हैं। ऑल्दो तारिक जमील साहब ने उस दिन ये नहीं कहा, उन्होंने इसको आफत कहा, और लेकिन वो क्लियर थे इस बात में कि अल्लाह की नाराज़गी की वजह से ये आई है। तो एक तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि बिल्कुल ये मुमकिन तो हो सकता है, लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू से दैट। और उसकी वजह ये है कि एक तो अज़ाब एक ऐसा लफ्ज़ है कि जब वो मैं इमेजिन करता हूँ तो वो मुझे तहस नहस उड़ा देने वाली एक चीज़ लगती है, जबकि अभी तक जितना नुकसान हुआ है वो बहुत छोटा है, वो अज़ाब के लफ्ज़ को क्वालिफाई ही नहीं करता। लेकिन चले ठीक है, अज़ाब का लफ्ज़ पर्टिकुलरली मतलब उन्होंने तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो आफ़त कह रहे हैं और वो मुसर हैं इस बात पे कि ये अल्लाह की नाराज़ी की वजह से है। तो मसला ये है, ये कैसी आफ़त है कि अगर आप घर पे बैठे हो तो आप महफूज हो। ये कैसी आफ़त है कि जिससे गरीब ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। मतलब देखिए ना, अमीर भी शॉपिंग मॉल जाने की लालच में अगर निकल के इन्फेक्ट हो जाए तो ये तो उसका प्रॉब्लम है। अदरवाइज जिसके पास दाने हैं 2 साल के, वो घर पे बैठ के इंजॉय ले। मसला तो गरीब का है कि अगर उसको घर पे राशन नहीं मिल रहा और उसका प्रबंध करने के लिए उसको बाहर निकलना पड़ रहा है और बाहर खतरा है, तो मसला तो उस बेचारे के साथ है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर ये अल्लाह की नाराज़गी की वजह से है, तो फिर तो जब तक हम अपने अमाल ठीक नहीं कर लेते ये जाएगा नहीं। तो आज से 6 महीने बाद, 12 महीने बाद या 18 महीने बाद अगर अमाल ठीक किए बगैर ही इसकी कोई वैक्सीन या कोई क्योर आ गया, तो ये आर्ग्यूमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मतलब वही बात कि ये कैसी आफत होगी कि ये जी आप 50 रुपए की गोली खाएं तो ठीक हो जाएंगे। तो वही बात कि आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू से कि ये ऐसा कोई मामला है। ऑल्दो उनकी जो इन सब मामलात में अल्लाह को मनाने की तजवीज़ है, उससे मेरा 100% इत्तफाक है। उसकी वजह यह है कि ये आजमाइश नहीं होगी तो कोई और आजमाइश होगी। ज़िंदगी एक कांस्टेंट इम्तिहान है और हमने मुस्तकिल अपने अमाल से अल्लाह को मनाते रहने की कोशिश करते रहना है। उसकी वजह यह है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो अबदी ज़िंदगी है उसमें सुरखरू नहीं हो पाएंगे। आगे चलते हैं। उन्होंने एक और चीज़ ये कही कि जिस वजह से ये आया है, जिस वजह से अल्लाह हमसे नाराज़ है, उसमें एक बुनियादी वजह ये है कि ख़वातीन हमारी मॉडेस्टली ड्रेस होती हैं। तो
ये बात भी फैक्चुअली इसलिए गलत है क्योंकि नंबर एक तो ये कि पंजाब में जो इस वक्त कंफर्म्ड केसेस हैं उनमें से 35% तकरीबन हमारे तबलीगी भाई हैं। तो उन बेचारों को इस तकलीफ में से क्यों गुजरना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि आप चाइना, इटली, अमेरिका, पाकिस्तान सबके फिगर्स उठा के देख लें, हर जगह कोरोना से मुतासरा लोगों की ज़्यादातर तादाद मर्दों की है, ख़ातीन की है ही नहीं। तीसरी बात ये कि इससे सऊदी अरब और ईरान भी मुतासर हो रहे हैं, जहाँ पे ख़ातीन मॉडेस्टी ड्रेसअप नहीं होती। तो यहाँ पर भी इख्तलाफ आ गया। तीसरी पर उन्होंने बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी कि मीडिया बोलता ही झूठ है, और उन्होंने कहा कि मेरी चैनल वालों से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि अगर हम झूठ ना बोलें तो चैनल ही बंद हो जाए। अच्छा, अब बात यह है सबसे पहली चीज़ की, ये बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट है। अगर उन्होंने किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को के ऊपर आना था और उसको फिक्स करना था तो फिर तफसील में जाना चाहिए था। नंबर दो ये कि उनको नाम लेना चाहिए कि वो कौन सा चैनल है जिसने ये बात कही है। उसकी वजह ये है कि अगर तारिक जमील साहब के इस गेम में स्टेक्स ही नहीं है तो खौफ वाली कोई बात ही नहीं, नाम लें। तीसरी चीज ये है कि जैसे कि उन्होंने खुद भी कहा कि हमारा मुआशरे में ही बहुत सारी बुराइयां हैं। बात यह है कि ये सहाफ़ी जो हैं ये कोई आज़रबाईजान से तो नहीं आए हुए। हम एक मुआशरा हैं, आप, मैं, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, हम में से ही कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, हम में से ही कुछ इंजीनियर बन जाते हैं, हम में से ही कुछ सहाफ़ी बन जाते हैं। जिस तनासुब से आपको अच्छे डॉक्टर और 2 नंबर डॉक्टर मिलेंगे, जिस तनासुब से आपको अच्छे इंजीनियर और बुरे इंजीनियर मिलेंगे, 1% भी फर्क नहीं होगा उसी तनासुब से आपको अच्छे सहाफ़ी और बुरे सहाफ़ी मिलेंगे। और कोई इदारा, कोई शोबा ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जिसमें 1% का भी फर्क आ जाए बाकी के मुकाबले में। दूसरी चीज़ ये है कि बड़ा अच्छा किया उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि जी यहाँ पे तो ये होता है। तो बिल्कुल कुछ सहाफ़ी पैसे लेके किसी इवेंट पे झूठ बोल देते होंगे, कुछ सहाफ़ी क्या कई दफ़ा पूरा कोई मीडिया हाउस ही किसी इवेंट पे बिक जाता होगा। बड़ी बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कर दी, पर अब जब वो ये गुफ्तगू कर ही रहे थे तो ज़रा तफसील में चले जाते, और चलें अगर उस दिन टाइम नहीं था तो अब वक्त ही वक्त है, किसी भी वक्त वो इस पर तफसीली गुफ्तगू कर दें कि ये तो बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। फिर कई सहाफ़ी ऐसा भी तो हैं जो आधा सच बोलते हैं क्योंकि उनको अपनी नौकरी जाने का ख़तरा होता है, क्योंकि इदारे को ख़तरा होता है कि उनका अखबार या चैनल बंद हो जाएगा, क्योंकि जानी नुकसान भी हो सकता है। लोग जान से गए हैं, माजी में लोगों को फैंटियाँ पड़ी हैं। तो ऐसे मौके पे तारिक जमील साहब का क्या ख्याल है कि क्या आधा सच बोलना जायज़ है, मसलहत इसी में है, या वहाँ भी पूरा सच ही बोलना चाहिए। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ पर तो बड़े हमारे मुकद्दस बहुत से इदारों ने मिलके, जिसमें हमारी रिस्पेक्टेड जुडिशरी भी शामिल है, ये ऐलान किया हुआ है कि देखें हर बात तो बताने वाली मीडिया पर होती ही नहीं है, ख्वाह सच भी हो, क्योंकि वो मुल्की मफाद के खिलाफ होती है। तो किसी दिन तारिक जमील साहब को चाहिए कि इस पर भी शरीयत की रोशनी में वाज़ेह कर दें कि मुल्की मफाद में सच छुपाना या झूठ बोलना जायज़ है या नाजायज़ है। तो अब जब आ गए हैं इस तरफ तो फिर चलता चला जाए, मामला खुलता चला जाए। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि एहतजाज तो ज़ाहिर है ख़ातीन ने भी कुछ ने किया और कुछ सहाफ़ियों ने भी किया कि हम अग्री नहीं करते तारिक जमील साहब ने जो कहा है। ख़ातीन से तो उन्होंने माजरत नहीं की, सहाफ़ियों से कर ली। अच्छा, अब मैं ये आपको बताता चलूँ कि मैं अपने आप को स्नोफ्लेक जनरेशन का हिस्सा नहीं समझता जो लोगों की
आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी लगाए कि आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते, आपने ये किया तो माफ़ी मांगो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी शख्स कुछ भी कहे और वो उसके बाद माफ़ी मांगे या ना मांगे, मेरा मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि हम ये इस इवेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, हमें भी हक है उनको डिस्कस करने का। बात यह है कि इस इवेंट के बाद जो शख्स तारिक जमील साहब को फॉलो करता ही नहीं था पहले से, शायद वो थोड़ा सा वोकल हो गया ये कहने में कि जी मैं आपको फॉलो नहीं करता, कभी भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता, क्योंकि मुझे आपकी बातों में ये मसाइल हैं। लेकिन जो तारिक जमील साहब का फॉलोअर है पहले से, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो आज भी फॉलोअर है। बल्कि वो तो ज्यादातर तो इस बात के ही खिलाफ हैं कि तारिक जमील साहब ने माफी क्यों मांगी, क्योंकि तारिक जमील साहब तो ठीक बात कर रहे थे। दूसरी चीज ये कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने गलत बात भी की थी तो अगर उसके ऊपर से माफी मांग ली है तो बात ही खत्म हो गई, मतलब और वाकई कोर्स करेक्शन से बेहतर क्या चीज होती है। जबरदस्त, ठीक है। तो फिर ये क्या वजह पेश आई कि ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि वो बात ही ठीक कर रहे थे, तो फिर माफी क्यों मांगनी पड़ेगी, फिर एक सेगमेंट से क्यों मांगी, दूसरे से क्यों नहीं मांगी। देखिए, एक चीज तो ये कि तारिक जमील साहब के ख्यालात बिल्कुल हकूमती ख्यालात से अलाइन कर गए। हुकूमत ये नई जब से आई है, आज 2 साल हो गए हैं, ये मुसर है इस बात पे कि हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री झूठी है, न्यूज़ इंडस्ट्री झूठ बोलती है, ये पैसे लेके काम करते हैं। पूरी न्यूज़ इंडस्ट्री को वो डिस्क्रेडिट करने पे तुले हुए हैं। तारिक जमील साहब ने एग्जैक्टली वही बात कर दी। अब बात यह है कि ये बात ठीक है या गलत है, इससे कतई नज़र ये मसला क्रिएट हो गया कि वो पूरी न्यूज़ इंडस्ट्री को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं और उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है जो उनकी हर बात को ठीक समझती है। तो अगर उन्होंने आज ये कह दिया है तो ये जितने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं ये आज इस बात को मान गए हैं कि हाँ जी बिल्कुल वो कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे। तो बात ये है कि वैसे तो बड़े एतराज़ात उठ रहे हैं कि जी ये सहाफ़ी इसलिए इतना चीख रहे हैं कि इनकी पूंछल पे अब पाँव आया है, इनको रोज़गार के लाले पड़े हैं तो इनकी चीखें निकल गई हैं। मेरे पे भी ये एतराज़ होगा कि मैं इस वक्त बैठ के जो भाषण दे रहा हूँ, अपने बारे में मैं आपको कम से कम क्लियर करता चलूँ, न्यूज़ इंडस्ट्री के डिस्क्रेडिट होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई शक नहीं कि मैं सहाफ़ी हूँ, लेकिन आपको पता है मैंने अपने पाँव 6 जगह पे फंसाए हुए हैं और उसका मुझे ज़िंदगी में हुआ नुकसान ही है ज़्यादा कि मैं किसी भी एक चीज़ में एक्सेल नहीं कर सका। लेकिन वही बात है कि यहाँ से पैसे रुकते हैं तो मैं वहाँ चप्पू चलाना शुरू कर देता हूँ। तो फिर वही बात कि देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, बंदे ने तो हाथ पाँव ही चलाने होते हैं। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हुकूमत इस चीज़ में कामयाब हो जाए कि वो पूरी न्यूज़ इंडस्ट्री को डिस्क्रेडिट कर दे। मैं इस वक्त सहाफ़ियों का केस भी नहीं लड़ रहा कि जो हुकूमत कह रही है वो गलत है, ठीक कह रहे होंगे जी, बिल्कुल ठीक है। सारी न्यूज़ इंडस्ट्री, मतलब फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं मानने को तैयार हूँ कि जी सारी झूठी है, सारे पैसे पकड़ के काम करते हैं, बिल्कुल ठीक, डिस्क्रेडिट कर दो, यकीन ही ना किया करो इनकी किसी बात पे, डन। मसला ये है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर एक तो जाहिर है नुकसान ये होगा कि जो ठीक खबर है वो भी बाहर नहीं आ पाएगी, या आएगी तो उस पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। इसके अलावा ये फायदा है कि जिस तरह गवर्नमेंट कहती है कि जी मीडिया नेगेटिविटी फैलाता है या फेक न्यूज़ फैलाता है, वो इससे ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। एक और भी तो चीज़ होगी ना इसके साथ, वो ये कि स्टेट जो प्रोपेगेंडा कह लें या नैरेटिव बिल्डिंग कह लें जो करती है, उसके पास 2 ही टूल्स है ना, एक करिकुलम, दूसरा यही न्यूज़ इंडस्ट्री।
तो अगर ये पूरी की पूरी डिस्क्रेडिट हो गई तो रियासत अपना वो वाला काम किससे करवाएगी? क्योंकि वही बात है कि वो जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो कोई बंदा सीरियसली नहीं लेगा। ये वो वजह है कि हमारे मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस पूरे न्यूज़ इंडस्ट्री को डिस्क्रेडिट नहीं होने देगी, वो हुकूमत की इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने देगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आइंदा के बाद से जितने हुकूमती इवेंट्स हैं जहां पर खिताब भी होना है वहां पे तारिक जमील साहब को बुलाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो फिर वो जिस तरह आजकल आप लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो इस चीज़ के ऊपर अब वो बात नहीं करेंगे। तो ये थी कुछ बुनियादी चीज़ें। इसमें ज़ाहिर है टेलीथॉन हुई 3-4 दिन पहले, मैं ये आज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। उससे पहले करीबी दोस्तों से इस पर गुफ्तगू होती रही जिसमें उन्होंने ये एतराज़ उठाया, और मैं इसलिए ये यहाँ पर सामने रख रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी इस वक्त सुनते हुए ये एतराज़ कर रहे होंगे कि जी पाकिस्तान में बड़े ख़तीब हैं, मतलब मजहबी भी गैर मजहबी भी, जिनके बड़े बड़े अजीब वर्ल्ड व्यू हैं, तो तुम उन पे तो एतराज़ नहीं करते, तारिक जमील साहब पे तुमने पूरा व्लॉग ठोक दिया है, उनसे डर लगता है बाकियों से, यहाँ पे तुम्हें डर नहीं लग रहा इसलिए कर रहे हो। बिल्कुल दो वजूहात हैं इस बात की। एक वजह तो ये है कि वाकई बड़े बड़े अजीब वर्ल्ड व्यू वाले हैं जिनके साथ अग्री नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर वही बात कि हर एक को इजहार का हक है, वो जो भी चाहता है वो कहे। हर शख्स को ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हम इत्तेफाक करते हैं आपकी बातों से, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कहते हैं जी हमें इत्तेफाक नहीं है। तारिक जमील साहब का ये पहली दफ़ा तो ऐसा खिताब नहीं हुआ जिसमें मुझे कुछ एतराज़ात हैं, ये तो बल्कि एतराज़ात भी बड़े मतलब मेरे ख़्याल में बहुत शदीद किस्म के नहीं हैं। इससे ज़्यादा शदीद या आला फ़िक्री इख्तलाफात उनके बहुत से बयानात से है जो कि इससे पहले हो चुके हैं। लेकिन वही बात कि कभी करीबी दोस्तों की महफ़िल में तज़किरा कर लिया हो या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ेसबुक की पोस्ट डाल दी हो के अलावा कभी इस तरह बाकायदा व्लॉग रिकॉर्ड करने की नौबत या ज़रूरत पेश ही नहीं आई। उसकी वजह वही है कि जी आपकी अपनी महफ़िल है, आप जो कहना चाहते हैं कहें। इस दफ़ा हुआ ये है कि हकूमती इवेंट पर ये सारा कुछ हुआ। इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो मौके पे मौजूद थे, उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया तो इसका मतलब एंडोर्स किया हर चीज़ को। तो अब मसला तारिक जमील साहब के साथ इख्तलाफ या इत्तफाक का नहीं है, अब मसला ये है कि क्या ये नुक्ता नज़र जो तारिक जमील साहब का है, क्या इसको हुकूमती सरपरस्ती हासिल है, या क्या हुकूमत इस नुक्ता नज़र को अपनाने लगी है, इस नुक्ता नज़र पे पॉलिसी साजी होने लगी है। तो यहां पे अब हम सब को कम से कम ये राइट मिलता है कि हम अगर इस पे कुछ एतराज़ात रखते हैं तो वो सामने हम पेश कर दें, जिस तरह से मैं इस वक्त कर रहा हूं। दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल डर भी लगता है पाकिस्तान में। एक तो ये कि मजहबी हलकों में शिद्दत पसंदी भी पाई गई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और बिल्कुल तारिक जमील साहब के साथ ये लिबर्टी इसलिए ली जा सकती है कि एक बात उनकी बहुत काबिल सताइश है कि वो ख़ुद और उनके फॉलोअर्स अभी तक बिल्कुल नॉन वायलेंट रहे हैं, ये बहुत काबिल सताइश बात है। तीसरी चीज़ ये है कि डर तो फिर भी लग रहा है, इस वक्त भी लग रहा है, ये बात करते हुए भी लग रहा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ मजहबी हल्के में नहीं, गैर मजहबी हल्के में भी पाकिस्तान में एक कैंसल कल्चर पाया जाता है।
मतलब यहाँ पे है कि तुमने मीटू के ख़िलाफ़ बात की, आइंदा के बाद तो मेरे अखबार में नहीं लिख सकते, आइंदा के बाद तो मेरे चैनल में नहीं काम कर सकते, आइंदा के बाद मैं तुम्हारे साथ बिज़नेस नहीं करूँगा। तो इसी तरह ये जो इतने 5.7 मिलियन फॉलोअर्स तारिक जमील साहब के खाली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हैं, उसके अलावा पता नहीं कितने होंगे, उनमें से कितने हैं जो कितनी अच्छी जगहों पर कितने अच्छे मनसबों पे फाइज होंगे। ये जो वीलॉग है ये एक सबूत है कि मैं उनसे इख्तलाफ कर रहा हूँ। तो अब जाहिर है पाकिस्तान में मतलब आप किसी को लाख ये समझा दो कि जी ये फ़िक्री इख्तलाफ है, मैं ज़ातियात पर नहीं आया, अगर आया हूँ तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि ये एक सबूत है कि मैंने इख्तलाफ किया, ये ऑनलाइन पड़ा है, ये 6 साल बाद भी पड़ा रहेगा। तो जिसके भी इल्म में आता जाएगा कि ये शख्स तो हमारे जो रूहानी या मजहबी जो उस्ताद हैं ये उनकी बातों से अग्री नहीं करता, तो वो तो शायद मेरे साथ कभी ज़िंदगी में काम करना ही नहीं पसंद करेंगे। हालांकि चाहे मैं उस जॉब के लिए, उस कारोबार के लिए मैं क्वालिफाई भी करता हूँ, तो वो उनकी कोशिश होगी कि नहीं मेरे साथ डील ना करना पड़े। तो बेसिकली होता ये है कि आप पाकिस्तान में जब किसी के साथ भी इख्तलाफ करते हो तो वो जो जान खतरे में डालने वाली बात है वो तो एक तरफ है, यहाँ पे आप अपने आप को माली तौर पे शदीद नुकसान पहुंचाते हो ऐसा करके। लेकिन मसला फिर वही है, वो ये है कि जाहिर है हो सकता है 3 दिन बाद मैं इवॉल्व कर जाऊं और मुझे एहसास हो कि जो मैं बात कर रहा था वो गलत थी और तारिक जमील साहब ठीक कह रहे थे, या कुछ और इवॉल्व होके कोई और ही मुझे सच चीज़ लगनी शुरू हो जाए। लेकिन आज मेरे अंदर का सच ये है जो मैं बयान कर रहा हूं, और अगर मैं नहीं करता, मैं इसको छुपा लेता हूं अपने तमाम एतराज़ात को, तो फिर वो तारिक जमील साहब वाली बात है कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच छुपा रहा हूं। और अगर उनके हुक्म की मैं तामील करता हूं और मैं अपना सच बयान कर देता हूं तो उसके बहुत से नुकसानात हैं। इस पे अभी मज़ीद बहुत गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर कभी मौका मिला तो इस पे मज़ीद बात करेंगे। तारिक जमील साहब का एक पुराना बयान है जिसमें उन्होंने फरमाया कि अगर आपको मेरे से इख्तलाफ भी है तो नफ़रत ना कीजिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, मुझे कौन सा नफ़रत करके प्लॉट मिल जाना है, तो कोई नफ़रत नहीं है, फ़िक्री इख्तलाफ है। और अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए माज़रत। मुलाकात होती है कल। खुदा हाफ़िज़।